सिविल टेक सॉल्यूशन के ऑनलाइन चैनल पे एक बार फिर वसी सर आपका खैर मकदम, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा सिलेबस है उसमें वी स्टडीड हेयर द प्रेपोजिशन। आई टारगेटेड हेयर ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेपोजिशन। तो ये हमारा प्रेपोजिशन का पहला पार्ट यहां स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो अभी प्रेपोजिशन का आई गिव यू द इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज प्रेपोजिशन, वेयर इज द प्रेपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ द प्रेपोजिशन। कुल मिला के 3 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े यहां पर, जिसमें हमने प्रेपोजिशन, व्हाट इज प्रेपोजिशन ये बताया, उसके बाद डिफिनीशन ऑफ प्रेपोजिशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था कि आज की हमारी क्लास में वी विल स्टडी हाउ टू अप्लाई, कि कैसे हमें अप्लाई करना है। अगर आप मेरे क्लास को कंटिन्यू वॉच करते हैं, अगर देखते हैं, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल श्योर कर दे रहा हूं कि मेरे जितने भी पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे ये सब आपको दिख रहा है, इन सारे पोर्शन पे आई एश्योर कि आपको 100% कॉन्फिडेंस मैं लाने की कोशिश करूंगा। और जब आप राइटिंग सेक्शन पे जाएंगे, जब आप इन सारे सेक्शंस पे जब आप लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वहां पे कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ यार चलो ठीक है, मेरे सर ने मुझे बहुत सही से पढ़ाया। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे प्रेपोजिशन को कैसे अप्लाई करते हैं, एक बात यहाँ आ गई कि हाउ टू अप्लाई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को कैसे अप्लाई किया जाए, वी विल स्टडी है हाउ टू अप्लाई द प्रेपोजिशन। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है प्रेपोजिशन। और अगर आपको प्रेपोजिशन पे कमांड है ना, तो आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस ग्रामर पे आ जाएगा। देन आई विल स्टार्ट, हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो वर्ब का टेंस पे होगा। टेंस पे मैं आपको उसकी डिटेल दूंगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपने पढ़ लिया तो देन यू विल फील बेटर एट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। चलिए, तो हाउ टू अप्लाई प्रेपोजिशन, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम आपको कॉन्ट्रा करके बताएंगे। जैसे आपने यहां देखा एक प्रेपोजिशन हमारा आता है बिसाइड, एक बिसाइड प्रेपोजिशन आता है। फिर अगर वर्सेस करके देखा जाए, वर्सेस का मतलब इसका विरोधी, यानी जब भी बिसाइड का मिस्टेक देता है तो इसके साथ एक आता है हमारा बिसाइड्स का, BISEDES। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिएगा, इस बात को बिल्कुल दिमाग में ना रखिएगा कि यार बिसाइड का प्लरल बिसाइड्स होता नहीं। दिस इज नॉट एट ऑल। बिसाइड इज द कंपाउंड प्रेपोजिशन एंड बिसाइड्स इज द सिंपल प्रेपोजिशन, और दोनों की मीनिंग में भी फर्क होता है। ये जो बिसाइड होता है इसको कहा जाता है इंग्लिश में नेक्स्ट टू, और हिंदी में इसे कहा जाता है बगल में। बगल में क्या कहा जाएगा इसे? बगल में। क्या हो जाएगा ये? बगल में, ठीक है ना। लेकिन बिसाइड्स की कई मीनिंग यहां हो सकती, बिसाइड्स का कई सारा सिनोनिम्स हो सकता है। जैसे आपने देखा यहां पे बिसाइड्स का मतलब होता है कि यहां पे इन स्पाइट ऑफ भी हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ भी हो सकता है। अभी हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगर आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में देखना है तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ कौन सा प्रेपोजिशन है। इसके भी यूसेस मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी है, एक्सेप्ट भी आता है। इसमें एक्सेप्ट भी एक वर्ड है। जैसे एक वर्ड आ गया एक्सेप्ट, EXCEPT,
CEPT, ये भी एक प्रेपोजिशन है। तो ये सब हमारे प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। तो फिर एक बार बता दे रहा हूं कि बिसाइड का प्लूरल बिसाइड्स नहीं होता है। बिसाइड एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसको बाई प्लस साइड में करके बना सकते हैं। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको इस वीडियो में ज्यादा आपको कंफर्ट फील होगा। तो चलिए हम इन दोनों को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसकी डिटेल हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं यहां पर कि कैसे इसको हम यहां पे यूज करेंगे, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हाउ टू अप्लाई प्रेपोजिशन में हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम यूज में लाएं। चलिए, तो बिसाइड, जैसा मैंने कहा कि बिसाइड प्लेस की बात करता है, यानी हो जाएगा इट इंडिकेट्स प्लेस, ये प्लेस को इंडिकेट करता है। जैसे एक सवाल आ गया कि कम एंड सिट, अब यहां पे आ गया बिसाइड्स मी ऑन दिस, वाले आ जाए बेंच। इसका मतलब कि आओ और मेरे बगल में इस बेंच पे बैठ जाओ। तो आपने अगले को इनवाइट किया कि आओ और मेरे बगल में इस बेंच पे बैठ जाओ। तो अब यहां पे देखेंगे कि ये जो बिसाइड्स है ये इसका मिस्टेक हो गया, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे आओ और मेरे अतिरिक्त आप इस बेंच पे बैठ जाओ, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कहेंगे आओ और मेरे बगल में इस बेंच पे बैठ जाओ। तो जब बगल में बैठ जाओ तो बिसाइड्स का मिस्टेक हो गया, इसकी जगह पे आप कर देंगे यहां पे बिसाइड। ओके, आओ और मेरे बगल में इस बेंच पे बैठ जाओ। तो यहां बिसाइड का यूज करेंगे। बिसाइड का जो डायरेक्शन होता है दिस साइड होता है और ये दिस साइड, ये दो साइड होता है। एक होगा दिस साइड और एक होगा दिस साइड, ये दो डायरेक्शन यहां होता है। तो बिसाइड इस डायरेक्शन की बात करेगा, बिसाइड इस डायरेक्शन की बात करेगा, तो आप बोलेंगे बिसाइड द रोड हो गया, ठीक है ना। बिसाइड द रोड का मतलब बगल में, किसके बगल में, रोड के बगल में। बिसाइड द ट्री हो गया तो पेड़ के बगल में हो गया। बिसाइड राम का मतलब राम के बगल में हो गया। बिसाइड द टेम्पल यानी मंदिर के बगल में हो गया। बिसाइड बिसाइड दिस बिल्डिंग तो इस बिल्डिंग के बगल में हो गया। तो बिसाइड एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो हमेशा प्लेस की बात करता है। तो जब कभी भी बिसाइड प्रेपोजिशन है तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, यानी नेक्स्ट टू की बात करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज आप बिसाइड्स के बारे में देखेंगे तो बिसाइड्स का क्या यहां हो गया, जैसे लिखा है कि ही टीचेस मैथ, अब यहां पे बिसाइड इंग्लिश वेल, ठीक है ना, वेल इसमें एडवर्ब है। तो कह रहा है कि ही टीचेस मैथ्स बिसाइड इंग्लिश। तो भाई ये लॉजिक होगा नहीं कि यार वो मैथ्स के बगल में इंग्लिश पढ़ाता है, क्योंकि ना तो मैथ्स प्लेस है ना तो इंग्लिश प्लेस है, ठीक है ना। ये दोनों तो प्लेस नहीं है, ये तो दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं। और अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहां पे ये होगा कि या तो वो इंग्लिश पढ़ाता है या तो वो मैथ पढ़ाता है। और अगर दोनों एक साथ पढ़ाता है तो यानी आप ये कहेंगे कि मैथ के साथ साथ, जिसको इंग्लिश में टुगेदर विद भी कहा जाता है, यानी बिसाइड यहां रॉन्ग है। इस बिसाइड को काट करके अब आपके पास प्रेपोजिशन कौन से आया, एक आपका बिसाइड्स आ गया। बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ। आप इसके अलावा आप यहां ये भी कर सकते हैं, टुगेदर विथ भी कर सकते हैं, टुगेदर विद भी कर सकते हैं, आप यहां एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और आप यहां पे इन स्पाइट ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो इन स्पाइट ऑफ के बारे में जरा सा भी आप कंफ्यूज ना होइएगा, इन स्पाइट ऑफ में छोड़ा नहीं जाता है, एक के साथ एक और भी किया जाता है। जैसे मैथ भी आपको पसंद है, इंग्लिश भी आपको पसंद है, तो आई लाइक मैथ इन स्पाइट ऑफ इंग्लिश,
या आई लाइक इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ मैथ्स, आप यहां पे ये कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए ये चीज हमारा हो गया। अच्छा एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे है कि आपके एग्जाम्स में मेनी टाइम्स कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने जहां तक देखा है, मेरा अपना अनुभव लास्ट मोर देन 20 ईयर्स का है। आई हैव टॉट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, इसलिए मैंने जहां तक देखा है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं जहां पे हमारे क्वेश्चन जनरली आते हैं, वो ऐसे दे देता है कि बिसाइड, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, बिसाइड टीचिंग हिंदी ही आल्सो टीचेस, यहां पे आ जाए मान लिया इंग्लिश। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है कि हिंदी का टीचर इंग्लिश भी पढ़ाए, यार ये तो बड़ा मुश्किल की बात है, लेकिन होता है भाई, बहुत सारे चीजें एक्सेप्शन है। हिंदी भी अच्छी होगी, इंग्लिश भी अच्छी होगी, तो दोनों पढ़ा सकते हैं। ओके, बट भाई मेरी तो इंग्लिश ही ठीक है। अच्छा, अब लिखा है कि बिसाइड टीचिंग हिंदी ही आल्सो टीचेस इंग्लिश। तो अब यहां पे आप ये कहना चाहते हो कि वो सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ाते बल्कि इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, क्योंकि एक वर्ड यहां पे आल्सो भी आया, यानी दोनों को लेके चलेंगे। तो ऐसे हालात में आपको लग रहा होगा कि ये सही है, नहीं सही है बच्चे। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बिसाइड है ये हमेशा प्लेस के बारे में बात करता है, जिसका हिंदी होता है बगल में। तो मैंने इसके पहले भी कहा कि अब टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ एक्शन। अब टीचिंग इज अ काइंड ऑफ एक्शन अगर हो गया, तो आपको मैंने कल भी बताया था और आज भी बता दे रहा हूं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो चलिए ये तो बिल्कुल सही हो गया कि टीचिंग बिल्कुल सही है। तो मिस्टेक कहां हो गया? तो मिस्टेक यहां ये हो गया कि इस बिसाइड को काट के आपको यहां पे बिसाइड्स रखना पड़ेगा। दिस शुड बी बिसाइड्स। अब इसका एग्जैक्ट मतलब हो गया कि बिसाइड्स टीचिंग हिंदी, यानी हिंदी पढ़ाने के साथ साथ वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। इज दैट क्लियर? यही दो हमारा क्वेश्चंस है जो हमारे बिसाइड और बिसाइड्स के साथ आता है। और मैक्सिमम मेनी टाइम्स मैंने देखा है कि बिसाइड के साथ ये वर्ब का एनजी फॉर्म देता है। तो ये बिसाइड, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार सर ने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आता है, तो ये नो एरर मार के चले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे ऑब्जेक्टिव करें, चाहे वो आप डिस्क्रिप्टिव करें, राइटिंग भी की बात करें, तो ऐसे हालात में ऐसे कतई ना लिख दीजिएगा बिसाइड टीचिंग, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा बिसाइड्स टीचिंग। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए ये बात यहां पे हमारी खत्म होती है। बिसाइड और बिसाइड्स का क्लास यहां पे खत्म हो गया। बच्चों एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं कि मैं आपको सारे प्रेपोजिशन पे आपको डिटेल दूंगा और हर एक प्रेपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए अगली क्लास में क्या हो गया। अगला हमारा जो है, अगली क्लास मतलब अगला जो हमारा लेक्चर है वो किस पे आ गया, ये देखिए ध्यान से। जैसे यहां पे लिखा है एक विद प्रेपोजिशन हो गया और वर्सेस करके हो गया बाय। ठीक है ना? विद एंड बाय के बारे में क्या, ये दोनों सिंपल प्रेपोजिशन है। कल भी बताया था कि सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है, कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है, डबल प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। इसकी पूरी कंप्लीट एनालिसिस, इसका कंप्लीट क्लास मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया, वहां देखिएगा तब उसका डिटेल मिल जाएगा। ठीक है ना? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले मेरा पिछला वीडियो देखिए प्रेपोजिशन का, इसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर हम डिस्कशन आपको क्लास में करा देंगे। ठीक है ना? चलिए, विद का मतलब होता है, विद का मतलब के साथ भी होता है और से भी होता है। इसका सेंस से भी निकलता है और इसका सेंस के साथ भी होता है। अब बाई का भी मतलब होता है से, ठीक ना? इसका मतलब से निकलता है। विद मीन्स भी से होता है, बाई मीन्स भी से होता है। ठीक है ना? अब लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा कि विद जो प्रेपोजिशन होता है ये कहां कहां यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब ये नॉन लिविंग थिंग्स का क्या मतलब हो गया, मैं आपको यहां बताता हूं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीजें जो हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विद का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑर्गन ऑफ बॉडी है, ऑर्गन ऑफ बॉडी, इसके साथ भी विद का यूज करते हैं। ठीक है ना? हाँ, बाई जो यूज होता है वो कहां होता है, तो बाई हमेशा लिविंग क्रिएचर के साथ यूज किया जाता है। कि लिविंग के साथ
क्रिएचर्स यूज किया जाता है और नॉन लिविंग के साथ थिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि निर्जीव चीजें निर्जीव वस्तुएं होती हैं और लिविंग वस्तुएं नहीं होती है, लिविंग प्राणी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर से एक बार सुन लीजिए, विद एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो ऑर्गन ऑफ बॉडी और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं, और बाई एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसको लिविंग क्रिएचर के साथ यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसकी एक बार हम लोग प्रैक्टिस में देख लेते हैं कि आखिर किस तरह का क्वेश्चंस यहां पे आ सकता है, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन आएगा, जैसे लिखा है कि यहां पे कि एक क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, यहां पे ही शॉट द, शॉर्ट नहीं बल्कि ऐसे कर दो, ही किल्ड एन इनोसेंट एनिमल, फिर यहां पे डॉट डॉट करके दे दिया, डॉट डॉट करके कैसे दे रहा है, हिज, यहां पे बुलेट, ठीक है ना। अब यहां पे चार ऑप्शन आ गया, पहला आ गया फ्रॉम, दूसरा आ गया यहां पे विथ, तीसरा यहां आ गया बाई, और लास्ट में यहां दे दिया इस तरह से, लास्ट में यहां दे दिया कि फ्रॉम हो गया, विथ हो गया, बाई हो गया, और यहां टू हो गया। तो कौन सा यहां पे आएगा, जब कभी भी लाइफलेस थिंग्स देखेंगे तो इसके साथ विद प्रेपोजिशन का यूज करिएगा, बाय यूज ना करिएगा, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय जो होता है वो हमेशा किसके साथ यूज होता है, बाय हमेशा हमारा लिविंग क्रिएचर के साथ यूज किया जाता है, और विथ जो होता है वो हमारे लाइफलेस थिंग्स के साथ यूज होता है। एक और दूसरा एग्जांपल जो बाई का है, जैसे कह दिया जाए कि द क्रॉप्स have been trampled, the crops have been trampled, trampled का मतलब कुचल दिया गया। मैं आपको वोकैब का भी क्लास दूंगा, इस बात को दिमाग में रखेंगे। trampled with wild animals मान लिया, यहां आ गया, कह रहा है कि फसल जो वो कुचल दिया गया किसके द्वारा, जंगली जानवरों के द्वारा। तो अब जंगली जानवरों के द्वारा कुचल दिया गया, तो आप देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स क्या है, ये लिविंग क्रिएचर है। तो जब ये लिविंग क्रिएचर है तो विद को काट के इसकी जगह पे क्या कर देंगे, यहां पे बाई का यूज कर देंगे। तो कैसे बोलेंगे, द क्रॉप्स हैव बीन ट्रैम्पल्ड विद बाई वाइल्ड एनिमल्स हो जाएगा। अब ऑर्गन ऑफ बॉडी के बारे में बात करेंगे, जैसे आई राइट विथ माई लेफ्ट, आई राइट विथ माई राइट हैंड, ऐसे आप तो विथ नोज हो गया, विद ईयर हो गया, विद हेड हो गया, विथ लेग हो गया, विथ फिंगर हो गया। तो यहां जो भी हमारा ऑर्गन ऑफ बॉडी है उसके साथ हम कौन सा यूज करते हैं, विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। विद के बारे में बहुत सारे जगहों पे दिया गया क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग देता है, जो जानना हर एक बच्चे के लिए, हर एक लोगों के लिए जरूरी होता है, जो पढ़ाई में है, जो तैयारी में है, उनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं इस तरह से, जैसे देखिए कैसे। अब जैसे यहां लिखा है, एक वर्ड होता है कि यहां पे पुट अप विद, अक्सर में इससे क्वेश्चन देता है। पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, टू टॉलरेट। आपको कहोगे सर ये टॉलरेट का क्या मतलब होता है, टॉलरेट का मतलब सहन करना। जैसे वो चीज जो आप पसंद नहीं करते हो, लेकिन यू आर कंपेल, आप मजबूर हो उस बात को सहने के लिए, उसको सुनने के लिए और उसके साथ रहने के लिए। यू डेलिबरेटली डोंट डिजायर, आपकी बिल्कुल चाहत नहीं है, डोंट वांट, लेकिन आपको मजबूर है उस काम को करने के लिए, तो उसको पुट अप विद का क्या मतलब होता है, सहन करना। ये तो यहां देखिए विद प्रेपोजिशन आ गया। जैसे एक सवाल आ गया कि आई कैन नॉट पुट अप, अब यहां पे डॉट डॉट सच एन इंसल्ट, ऐसे दे दिया, सच एन इंसल्ट यहां दे दिया। अब आप यहां देखेंगे कि चार ऑप्शन यहां दे देगा,
तो यहाँ आई कैन नॉट, अब यहाँ लिख के आएगा नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड। हो सकता है भाई ये सही हो, तो नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड आप लगा देंगे। दूसरा यहाँ लिख देगा कि ऑफ कर देगा, अब यहाँ फ्रॉम कर देगा और यहाँ पे विद कर देगा। तो अगर आपने क्लास लिया है, अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत लगाएंगे अरे यार यहाँ तो पुट अप विथ लगना चाहिए, कि पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। ठीक है ना, समझ में आ गया? पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। तो लिखा है कि आई कैन नॉट पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, यानी मैं इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सकता। तो आप वहां पे विद का यूज करेंगे, विद के अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इससे भी ज्यादा 2-3 और पार्ट है जहां पे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अगर आप मेरी क्लास लेते हैं तो मेरी क्लास में आपको 100% कॉन्फिडेंस मिलेगा। ध्यान से सुनिए। जैसे एक होता है बच्चों कोप विद, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, एक कोप विद होता है और एक होता है कोप अप विद। बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा है। दोनों को एप्लीकेशन में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, यार ये कहां यूज करें। तो सुनिए, असल में कोप का क्या मतलब होता है? कोप का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य, अब हिंदी मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, स्थापित करना, इसके लिए माफी चाहता हूं। राइटिंग हिंदी वाली थोड़ी उतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हिंदी आपको आवाज मेरी से आपको क्लियर हो जाएगा। सामंजस्य स्थापित करना, ये कोप का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अडेप्ट। ADAPT, ये अडेप्ट होता है। ADAPT अडेप्ट होता है। अडेप्ट का मतलब सामंजस्य स्थापित करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजस्ट या मेंटेन भी कह सकते हैं। मेंटेन या एडजस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में अडेप्ट कहते हैं। अडेप्ट से परेशान ना होंगे, क्योंकि एक वर्ड जो होता है वो एडॉप्ट होता है। इस एडॉप्ट का मतलब लेना, स्वीकार करना, लेना होता है। लेकिन अगर वो अडेप्ट हो जाएगा तो ये अडेप्ट का मतलब होता है मेंटेन करना होता है, ठीक है ना, यानी सामंजस्य स्थापित करना होता है, बैलेंस बराबर करना होता है। ओके, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे कि इसको कहां अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन की बात यहां आ गई, तो इसके एप्लीकेशन के बारे में हम यहां जानते हैं कि आखिर कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के तहत हम लोग देख लेते हैं कि कहां यूज करेंगे। याद रखिएगा, कोप विथ किसके साथ होता है? तो कोप विथ हमेशा लाइफलेस थिंग्स के साथ होता है। लाइफलेस थिंग्स के साथ, ये हो जाएगा लाइफलेस थिंग्स। आज मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि कल थोड़े कमेंट आए थे कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोप विथ का मतलब होता है, देखिए ये लाइफलेस थिंग्स के साथ कोप विथ का यूज करेंगे, लेकिन कोप विथ जो होता है वो लिविंग पर्सन के साथ, लिविंग क्रिएचर के साथ इसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब मामला एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कह दिया गया यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा सा इधर करके बता रहा हूं आपको ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। जैसे यहां पे लिखा है कि माई बॉडी कैन नॉट कोप, ये कोप दे देगा वहां पे। अब यहां डॉट डॉट करके देगा दिस, यहां पे एटमॉस्फेयर। आप ये कहना चाहते हो कि मेरी बॉडी इस एटमॉस्फेयर के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती, ठीक है ना। वेदर भी आ सकता है, एटमॉस्फेयर भी आ सकता है, यहां वेदर भी लिख सकते हैं कि दिस वेदर भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? तो यहां पे विद प्रेपोजिशन लगाएंगे, क्योंकि कोप विद के बाद कौन सा नाउन यहां आना चाहिए? यहां पे वो नाउन आना चाहिए जो लाइफलेस हो। तो देखिए यहां पे लाइफलेस है, दिस एटमॉस्फेयर हो गया, तो दिस एटमॉस्फेयर लाइफलेस होने की वजह से कोप विद का आप यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं ऐसे आ गया कि आई कैन नॉट कोप, अब यहां पे डॉट डॉट करके आ गया सच, यहां पे आ जाएगा सच अ मैन, यानी इस तरह के इंसान के साथ मैं सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। तो आप यहां पे सिर्फ विथ ही नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके साथ आप विथ का भी यूज करिएगा। तो कोप विथ का मतलब हुआ सामंजस्य स्थापित करना, लेकिन किसके साथ? किसी इंसान के साथ। तो अगर वो लिविंग पर्सन है, एनिमल्स है, एवियंस है, तो उसके साथ कोप अप विथ का यूज करिएगा। लेकिन अगर वो लाइफलेस थिंग्स है तो वहां पे कौन सा यूज करेंगे?
वहां पे हमेशा कोप विद का यूज करेंगे। दोनों का मतलब सामंजस्य स्थापित करना होता है। ये कुछ ऐसे खास क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में अक्सर में उठा दिए जाते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन विश्वास है कि आपको मेरी क्लास, वसी सर की क्लास में आपको अच्छा मजा आ भी रहा होगा और आप सीख भी रहे होंगे बढ़िया से। मेरी इस सारी वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, क्लास में कंटिन्यू रहिएगा। यू विल गेट मोर नॉलेज ऑन preposition and all the means फंक्शनल ग्रामर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, या आपका रिटन में जो भी होगा, आपका आपको जो राइटिंग सेक्शन होगा वो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको पैसेज होगा, अनसीन पैसेज, वो भी आपको मैं अच्छे से डिटेल दूंगा। चलिए बहरहाल अगले प्रेपोजिशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला जो भी हमारा प्रेपोजिशन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, जैसे यहां पे एक आता है, यहां पे दे दिया गया कि ये बड़ा फेमस है बिटवीन और अमंग के बारे में, बिटवीन वर्सेस अमंग, ठीक है ना। तो ये तो जनरल सी बात है कि बिटवीन दो पर्सन के साथ, दो थिंग्स के साथ यूज करते हैं, और अमंग दो से ज्यादा के साथ यूज करते हैं। कुछ नया मैंने यहां पे नहीं बताया। चलिए देखिए, जैसे यहां पे लिखा है कि, यहां पे लिखा है कि डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन राम टू अनिल। अब आप जब देखेंगे यार यहां दो पर्सन है, अनिल भी है, राम भी है, तो यार ये बिटवीन बिल्कुल सही हो गया। अब आप सोच रहे हो कि लग रहा कहीं कुछ गड़बड़ भी है क्या? लग तो मुझे भी रहा यार, मैंने लग रहा कुछ गड़बड़ लिखा। तो एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनर को पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। आपको लगा कि दो पर्सन है, दो एनिमल है, दो मैन है, दो पर्सन है, तो ठीक है यहां पे बिटवीन का यूज करिए। लेकिन आपने एक बात नहीं ध्यान दिया कि यार यहां टू को हटा के यहां एंड लगाना पड़ेगा। क्यों एंड लगाना पड़ेगा? क्योंकि बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजंक्शन आता है, टू प्रेपोजिशन नहीं आता। कैसे बोलेंगे? डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड अनिल, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन जनरली एग्जाम्स में जो मिस्टेक आता है वो टू का देता है, बिटवीन के साथ टू का मिस्टेक देता है, तो उस टू को हटा के एंड कंजंक्शन लगा देंगे, दैट्स ऑल, आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे नाम आएगा, कभी कभी ऐसे भी आता है कि यहां पे आ जाएगा कि ऐसे कर दो, ऐसे भी लिख के आ गया कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, अब डॉट डॉट करके टू सन्स, टू सन्स यहां आ गया, ऐसे टू सन्स कर दो, यहां पे पूरा मिटा दे रहा है, यहां पे टू सन्स। अब आपको यहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, निश्चित रूप से आप यहां जान गए होंगे यार यहां बिटवीन लगेगा, क्योंकि दो जब हैं तो यहां बिटवीन का यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये बिल्कुल सही हो गया। यहां बिटवीन लगेगा क्योंकि संख्या क्लियर हो गई, टू सन्स है तो यहां बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन यही चीज अगर ऐसे आ गया कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, अब डॉट डॉट 5 सन्स अगर आ गया, तो दो से ज्यादा संख्या बढ़ी तो क्या यहां यूज करेंगे? यहां पे हम अमंग का यूज करेंगे। कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? अमंग यहां पे लगा देंगे, ठीक है ना। अमंग लगा देंगे या एमिड भी आप लगा सकते हैं, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, चाहे अमंग लगे चाहे एमिड लगाइए। लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिकल जो हमारा प्रेपोजिशन जो कॉमनली हम यूज करते हैं, जो हम लोग ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली यूज करते हैं, वो अमंग ही है। ऐसा नहीं कि बिटवीन गलत है, बिटवीन भी लगा सकते हैं, लेकिन अमंग लगाइए क्योंकि अमंग आपको याद रहेगा, एमिड शायद आप भूल जाएं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कभी कभी बच्चों ऐसे भी देता है कि संख्या निर्धारित नहीं होती, व्हेन द नंबर इज नॉट क्लियर, व्हेन द नंबर इज नॉट क्लियर, जब संख्या क्लियर ना हो। जैसे यहां पे लिखा है इस तरह से कि डिस्ट्रीब्यूट, ध्यान से सुनेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, अब यहां डॉट डॉट करके द स्टूडेंट्स लिख के आ जाए। अब यहां तो क्लियर नहीं है ना कि कितने स्टूडेंट है, भाई स्टूडेंट्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो जब यहां पे संख्या निर्धारित ना हो,
जब ये ना पता हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ये शायद यहां लाइन कट गई है लेकिन याद रखिएगा यहां पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो जब यहां ये लिखा हो कि स्टूडेंट्स लिखा हो, बॉयज लिखा हो, गर्ल्स लिखा हो, तो ऐसे हालात में अब आप यहां पे बिटवीन प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं और यहां पे आप अमंग प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? अमंग प्रेपोजिशन को देंगे, बिटवीन को नहीं देंगे। लेकिन बाय द वे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन आ जाता है इस तरह से कि इन भी आ जाए, टू भी आ जाए, इनटू भी आ जाए और बिटवीन भी आ जाए, तो बहुत सारे बच्चे टू लगा देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं यार इनटू लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे बिटवीन प्रेपोजिशन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये रूल तब अप्लाई करिएगा जब यहां संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने हैं, 2 है तो बिटवीन लगाएंगे, 2 से ज्यादा है तो अमंग लगाएंगे, लेकिन जब संख्या क्लियर नहीं है, अपरेंट नहीं है कि कितने हैं, तो ऐसे हालात में वहां पे क्या यूज करेंगे? वहां पे हम बिटवीन यूज करेंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? फिर बता रहा हूं, प्रायोरिटी किसको देंगे? अमंग को देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में अमंग नहीं है तो ऐसे हालात में बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो दोस्तों हम सीख रहे हैं क्या? प्रेपोजिशन के यूसेज, की प्रेपोजिशन को कहां हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखिएगा यहां क्या है। अक्सर में आपने देखा होगा एक टू होता है और एक टूवर्ड्स होता है, एक टू होता है और एक टूवर्ड्स होता है। अब ये टू और टूवर्ड्स का क्या मतलब? दोनों में कोई ना कोई तो फर्क होगा। तो याद रखिएगा टू जो होता है ये डायरेक्शन के साथ भी यूज होता है और ये टारगेट के साथ भी यूज होता है। फिर से सुनिएगा, टू डायरेक्शन के साथ भी यूज होता है और टारगेट के साथ भी यूज होता है। टारगेट यानी एम के साथ भी यूज होता है कि आपका क्या एम है, एम के साथ भी यूज होता है। लेकिन जो टूवर्ड्स है, टूवर्ड नहीं, टूवर्ड्स याद रखिएगा, टूवर्ड कोई वर्ड नहीं, टूवर्ड्स होता है। टूवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज होता है? डायरेक्शन के साथ यूज होता है। डायरेक्शन के साथ टूवर्ड्स का यूज करते हैं, याद रखिएगा। टू प्रेपोजिशन है, टूवर्ड्स भी प्रेपोजिशन है। टू कहां यूज करते हैं? टू को तो मल्टीपल यूज कर सकते हैं, लेकिन टूवर्ड्स को मोर देन वन टाइम यूज नहीं करेंगे। जब यूज करेंगे तो एक ही बार टूवर्ड्स का यूज करेंगे। ओके बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे लिखा है कि यहां पे ही वेंट, यहां पे आ जाएगा टू द स्टेशन टूवर्ड्स परचेजिंग या परचेज 2 टिकट्स। मैं आसान आसान एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। He went to the station towards purchase 2 tickets। कहीं तो गलती हो गई। Towards, अब देखिए परचेज खरीदना, 2 टिकट खरीदना उसका मकसद था। स्टेशन जाना उसका डायरेक्शन हो गया कि स्टेशन की तरफ गया। अब आप यहां पे टू और टूवर्ड्स दोनों लगा सकते, याद रखिएगा। He went towards स्टेशन यानी सीधे स्टेशन की ही तरफ हो गया। टूवर्ड्स मतलब सीधे स्टेशन की ही तरफ गया। तो यहां पे आप टूवर्ड्स भी लगा सकते थे, टू भी लगा सकते थे, लेकिन आप यहां पे टूवर्ड्स नहीं लगाएंगे। यहां पे टू क्यों लगाएंगे? क्योंकि परचेज 2 टिकट्स उसका एम था, उसका टारगेट था। तो जब 2 टिकट खरीदने का उसका एम या टारगेट हो जाएगा तो वहां पे क्या करेंगे? टू प्रेपोजिशन लगाएंगे। टू एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो एम या टारगेट के लिए यूज होता है, लेकिन एम, टारगेट और डायरेक्शन किसी के साथ भी हम टू का यूज करेंगे, लेकिन टूवर्ड्स एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो केवल केवल डायरेक्शन के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। बस आप मेरी क्लास को इस तरह से कंसंट्रेट होकर के देखें और पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। एक बार फिर बता दे रहा हूं, आपको अगर प्रेपोजिशन की डिटेल चाहिए तो पिछला वीडियो भी देखिएगा, ये वीडियो देखिए और हमारे अगले आने वाले जो वीडियो में कंटिन्यू रखिएगा। यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी फॉर योर एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए जैसे टू है, अब जैसे ही लिखा है आप ऐसे भी बोल सकते हैं कम टूवर्ड्स मी, कम टूवर्ड्स मी। इसका मतलब कहीं ना आओ, मेरी तरफ आओ। कम टूवर्ड्स मी मींस किसी तरफ ना जाओ, मेरी तरफ आओ। आप यहां कम टू मी भी लगा सकते हैं,
आओ मेरी तरफ आओ, कम टू मी मेरे पास आओ, एंड कम टूवर्ड्स मी मेरी तरफ आओ। इन दोनों का मतलब होता है मेरी तरफ आओ या मेरे पास आओ, दोनों का सेंस एक ही हो जाएगा, यानी टूवर्ड्स डायरेक्शन की बात कर रहा है और टू भी यहां पे डायरेक्शन की बात कर रहा है। ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है। टूवर्ड्स नॉर्थ भी बोल सकते हैं, टूवर्ड्स साउथ भी बोल सकते हैं, टूवर्ड्स ईस्ट भी बोल सकते हैं, और इसी तरह से आप टू नॉर्थ, टू साउथ, टू ईस्ट, टू वेस्ट भी बोल सकते हैं। जैसे लिखा है कि ही वेंट टूवर्ड्स द विलेज, आपने लिखा ऐसे कि ही वेंट टूवर्ड्स द विलेज, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो कहीं नहीं गया, सीधे गांव की तरफ गया, यानी उसका डायरेक्शन किधर है। अब जो गांव रहेगा आप अपने थॉट से सोचेंगे अरे यार वो लग रहा कहीं गए नहीं, सीधे किधर गया, विलेज की तरफ गया, तो आप वहां पे टूवर्ड्स भी यूज करेंगे, टू भी यूज करेंगे, देयर इज नो इश्यू टू बी कंफ्यूजन देयर, ओके। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, टू से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह से सपोज दैट ये हमारा भारत का नक्शा, ये भारत है नहीं भाई, ये भारत का नक्शा ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि भारत है इस तरह, इस तरह सपोज दैट हमारा इंडिया, ये हमारी पूरी बाउंड्री है। अब आप देख करके हंस भी रहे, अरे ये भारत है कि पता नहीं क्या है, चुहा हुआ है क्या, ऐसा नहीं है। माफी चाहता हूं, मेरा इंडिया मेरा अपना दिल सब कुछ है, मेरा मुल्क है, सब कुछ है, इस पे आप दूसरे वे में ना लीजिएगा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि सपोज दैट ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे ये आपका मान लिया गया चाइना हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बात आ गई डायरेक्शन की, जैसे लिखा यहां पे है चाइना इज डॉट डॉट करके द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे लगाएंगे, एट कोई लगाएगा, कोई इन लगाएगा, कोई टूवर्ड्स सोच लेगा, और कोई टू लगाएगा, तो जो टू लगाएगा वो बिल्कुल सही है। कैसे बोलेंगे, चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी जब बाउंड्री के क्रॉस जाएंगे, जब बाउंड्री के उस पार होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा उसका बाउंड्री है सपोज दैट, तो जब बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो वहां पे टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो वहां पे टू का यूज करेंगे, जितनी हमारी बाउंड्री है उसके बाहर जा रहे हैं तो टू का यूज करेंगे, तो ऐसे बोलेंगे चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो भी आप यहां बोल सकते हैं। लेकिन बच्चे इन का यूज मत करिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इन एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो हमारे बाउंड्री के अंदर होगा तभी हम यूज करेंगे। जैसे सवाल अगर आ गया इस तरह से, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया इस तरह से, ये देखिए कैसे, जैसे यहां आ गया कि दिल्ली, ऐसे दिल्ली इज डॉट डॉट, यहां पे आ गया नॉर्थ ऑफ इंडिया, ऐसे नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप यहां टू लगाएंगे, एट लगाएंगे, इन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे, तो ऐसे हालात में यहां पे इन का यूज करेंगे। जब बाउंड्री के अंदर रहेगा तो इन का यूज करेंगे, दिल्ली इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली जो है भारत के नॉर्थ में है, नॉर्थ पर नहीं है। वहां पे भी जो है कि चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो इसका भी मतलब हिंदी में वो होगा कि चाइना जो है भारत के उत्तर में है, लेकिन बाउंड्री क्रॉस हो रही है, तो जब बाउंड्री क्रॉस होगी तो टू का यूज करिएगा, लेकिन अगर विद इन बाउंड्री होगी तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। जैसे एक सवाल आ गया कि हिमालयास द हिमालयास कर देंगे कि हिमालय के पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे हिमालयास इज डॉट डॉट नॉर्थ ऑफ इंडिया, ऐसे द कर दीजिए। तो अब यहां क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, एड यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, तो नहीं, यहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। कैसे बोलेंगे, द हिमालयाज इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जब बाउंड्री पे रहेगा, तो ऑन या एट का यूज करेंगे, और अगर बाउंड्री के अंदर है तो इन यूज करेंगे, और बाउंड्री के बाहर है तो वहां पे टू का यूज करेंगे। होप सो क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, ओके। अगला मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अब बात यहां आ गई कि अगला प्रेपोजिशन जो है, सब पे मैं पूरा आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, कि एक होता है आपका इस तरह से
जो कॉमनली जो हम यूज करते हैं, जैसे एक होता है हमारा अबव और एक हमारा होता है ओवर। दोनों में क्या फर्क है जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोनों का जो डायरेक्शन होता है बच्चों ना, ये ऊपर की ही तरफ होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात को दिमाग में रखिएगा, जो दोनों का डायरेक्शन हमारा यहाँ आएगा ऊपर की ही तरफ आएगा, दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले जा रहा हमें है, ठीक है ना। अब अगर ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो देखिए कैसे हम यूज करेंगे। जैसे यहां पे आ रहा है किस तरह से कि अबव भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ओवर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अबव जो होता है ये अनलिमिटेड हाइट की बात करता है। अबव जो होता है ये अनलिमिटेड हाइट की बात करता है। अबव अनलिमिटेड हाइट की बात करता है और ओवर जो होता है ये लिमिटेड हाइट की बात करता है, लिमिटेड हाइट की बात करता है। अब ये बताओ अनलिमिटेड हाइट का क्या मतलब हुआ और लिमिटेड हाइट का क्या मतलब हुआ, ये भी चीज ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पे मैं आपको बता रहा हूं कि कहां यूज करेंगे। जैसे एक सवाल अक्सर में देखा गया पूछा जाता है, इस तरह से मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे एक सवाल यहां पे लिखा है कि द क्लाउड्स आर हावरिंग HOVERING। मैं स्पेलिंग अगर नहीं साफ समझ में आ रही तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसको कि द क्लाउड्स आर हावरिंग। अब यहां डॉट डॉट करके आ जाए द स्काई, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट ये लिमिट नहीं पता कि कितनी ऊंचाई पे है भाई। लिमिट अगर बादल है तो बादल आकाश इसका मतलब हुआ कि बादल आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन आसमान में नहीं लगाएंगे, यहां इन नहीं लगाएंगे, यहां अबव लगाएंगे। क्या बोलेंगे? द क्लाउड्स आर हावरिंग इन द स्काई नहीं होगा, द क्लाउड्स आर हावरिंग अबव द स्काई हो जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल पता हो गई कि बादल की लिमिट, बादल की हाइट एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितनी हाइट पे बादल हावरिंग कर रहे हैं, यानी मंडरा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे आ गया ऐसे कि इस तरह से, जैसे एक सवाल ऐसे आ गया, एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि अब ये डाउट आ गया कि जैसे मान लिया आ गया इस तरह से कि द स्काई इज डॉट डॉट, यहां पे आ गया दिस अर्थ। अब यहां पे अबव लगाएंगे कि ओवर लगाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार अबव ही लगा लो, क्योंकि सर ने बताया था अबव लगाओ, क्योंकि भाई ये स्काई जो है उसकी भी हाइट का मेजर नहीं कर सकते कि कितनी हाइट उसकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां पे एक बात आ गई कि स्काई जो है ना एक टेंट का काम करा, किसके लिए? पृथ्वी के लिए। इस धरती का टेंट कौन है? तो इस धरती का टेंट जो है वो क्या है? स्काई है, और स्काई ने धरती को पूरी तरह से ऐसे कवर किया है। तो जब कोई भी चीज ऐसे ऊपर से ढकी होगी तो ऐसे हालात में वहां पे हम किसको यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? ऐसे बोलेंगे द स्काई इज ओवर दिस अर्थ, यानी या ओवर दिस अर्थ हो जाएगा या ओवर द अर्थ हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। आप यहां पे चाहें तो द लगा दीजिए, ओवर द अर्थ हो जाएगा। ओवर कहां लगाएंगे? जब वो देखिए, अब यहां पे एक बात मैंने अभी बताया था कि अबव जो होता है अनलिमिटेड हाइट की बात करता है, और अबव जो होता है वो अनलिमिटेड हाइट की बात करता है, और ओवर जो होता है लिमिटेड हाइट की बात करता है। तो अभी हमने दोनों में डिफरेंस नहीं बताया, बस ये बताया कि ऐसे बादल के बारे में बात करेंगे तो अबव लगाएगा, लेकिन अगर स्काई के बारे में बात करेंगे तो वहां पे ओवर लगाएगा, क्योंकि स्काई ने एक एंगल, एक पॉइंट से लेकर के पूरे पॉइंट्स को क्या किया है? धरती को चारों तरफ से यूं सराउंड किया है, घेरा है, ढका है। तो ऐसे हालात में आप वहां क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई बंदा, इस तरह से मैं आपको एक और बता दूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पे आया कोई बंदा, यहां पर ऐसे डेड बॉडी किसी की है, अब इसको आपने किसी चादर से ढक दिया तो यहां भी ओवर यूज करेंगे, ठीक है ना। ओवर यहां पे यूज करेंगे। इसको आपने पूरी तरह से ढक दिया, तो यही बात तो धरती के साथ भी है ना, कि ये हमारा जमीन है और ये हमारी स्काई है। तो स्काई ने क्या कर दिया है? इस धरती को इस तरह से ढक लिया है, तो यहां भी हम क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिमिटेड हाइट है या अनलिमिटेड हाइट है। यहां कवर का मामला आया
तो कवर की वजह से हम यहां ओवर यूज कर रहे हैं। जिस तरह से डेड बॉडी को कवर करेंगे किससे, कफन से या किसी चादर से, तो वहां ओवर यूज करेंगे। उसी तरह से अगर हम स्काई को कवर करेंगे, सॉरी अर्थ को कवर करेंगे स्काई से पूरी तरह से, तो ऐसे हालात में हम ओवर यूज करेंगे। आप देखे होंगे शादियों में ऐसे टेंट लगा होता है और उसके नीचे ऐसे तमाम प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं ना, तो वहां भी ओवर का यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। चलिए उसके बाद देखिए, अब बात यहां पे आ गई कि अबव और कहीं भी यूज कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए जैसे मान लिया कि ये आपका नी है, ये घुटना सपोज दैट है, ये आपका नी है, ठीक है ना। तो बॉडी के किसी एक पोर्शन पे, बॉडी के किसी एक पोर्शन पे अगर आपको मान लिया इंजरी आ गई, बॉडी के किसी एक पोर्शन पे यहां पे मान लिया इंजरी आ गई, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, तो ऐसे हालात में यहां पे अबव ही यूज करेंगे। अब ये टू फाइंड द पर्टिकुलर पोजीशन अपसाइड, कोई पर्टिकुलर पोजीशन अपसाइड है तो वहां पे हम अबव का ही यूज करेंगे। नी के ऊपर है तो अबव यूज करेंगे, नोज के ऊपर है तो अबव यूज करेंगे, थ्रोट के ऊपर है तो अबव यूज करेंगे, चेस्ट के ऊपर है तो अबव यूज करेंगे। तो यानी यहां अबव क्या हुआ, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि यार वहां पे कौन सा स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, कौन सा स्पॉट है, या कौन सी इंजरी हुई है, ऊपर हुई है कि नीचे हुई है, तो ऐसे संज्ञान में अब दो चीज यहां आई, एक हमारा अबव हो जाएगा और एक हमारा बिलो हो जाएगा। ठीक है ना। ये टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन विच इज अपसाइड विच इज डाउन साइड। तो ऐसे हालात में जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो अब लगाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो बिलो लगाएंगे। तो अगर ये नी है तो नी के ऊपर अगर चोट लगी है तो अब यूज करेंगे, और नी के नीचे अगर इंजरी हुई है तो वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि अब आपका बस एक ही यूज था कि यार अनलिमिटेड हाइट, वो तो हमारा बादल के साथ, वहां पे हम अब यूज करेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहां पे कि ऑर्गन ऑफ बॉडी में अगर देखेंगे कि कोई भी चीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गन ऑफ बॉडी है, जैसे मान लिया ये आपका बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर है तो अबव हो जाएगा, बोर्ड के नीचे तो बिलो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हालात में हमारी बॉडी के साथ भी है कि अगर हमारा, जैसे मैंने कहा ये हमारा चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट के बिल्कुल ऊपर ये हमारा क्या हो गया, थ्रोट हो गया, फिर ये चिन हो गया, फिर ये हमारा लिप्स हो गया, फिर हमारा नोज हो गया, फिर हमारा फोरहेड हो गया, फिर हमारा ये हेयर हो गया। तो अबव के ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अप साइड, ऊपर की तरफ जा रहा है तो अबव यूज करेंगे, और जब नीचे की तरफ आएगा तो वहां पे बिलो का यूज करेंगे। ठीक है ना। ये चीज यहां पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बताते हैं, ध्यान से सुन। अब बात यहां आ गई कि ओवर और कहीं यूज कर सकते हैं। अबव के बारे में तो यहां के अबव एंड बिलो, अगर देखा जाए तो अबव बिलो आपको मैंने यहां क्लियर कर दिया। थोड़ा और बता दूं, जैसे देखिए अबव कहां कहां यूज करेंगे, रैंक के साथ अबव यूज करेंगे, पोजीशन के साथ अबव यूज करेंगे, परसेंटेज के साथ अबव यूज करेंगे, परसेंटेज के साथ अबव यूज करेंगे। ठीक है ना। लेवल के साथ भी अबव यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, जब ये मान लिया ये पॉइंट बना दिया, अब जैसे मान लिया हो गया कि ये 50% हो गया, तो 50% से नीचे जाएंगे तो बिलो हो जाएगा, और 50% से ऊपर जाएंगे तो अबव हो जाएगा। जैसे मान लिया गया ये 60% हो गया, ये 70% हो गया, और ये 100% हो गया। अब ये 40% हो गया, ये 30% हो गया, और ये आपका 0 यहां हो गया। ठीक है ना। अब जैसे कह दिया जाए कि एक एग्जांपल आ गया कि द स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड डॉट डॉट करके 60% is allowed to get his admission। ठीक है ना। टू गेट हिज एडमिशन ऐसे आ गया। तो अब यहां पे क्या है कि द स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 60%, तो अब यहां क्या हो जाएगा, अबव, हु ऑब्टेन्ड अबव 60%, यानी जिसने 60% से ज्यादा पाया वो एडमिशन ले सकता है। यानी 60% से ऊपर वाले एडमिशन ले सकते हैं, 60% तक के एडमिशन ले सकते हैं, उसके ऊपर के एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 60% से नीचे जो होंगे वो एडमिशन नहीं लेंगे। और ऐसा आ गया, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो बिलो यूज करेंगे। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। तो रैंक के साथ, पोजीशन के साथ, लेवल के साथ
इन सब के साथ अबव का यूज करेंगे। तो ठीक है ना, इस तरह से आप यूज करेंगे, आपको यहां समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ओवर में क्या हो गया, जैसे आप देखे होगे, आप मान लीजिए स्टडी कर रहे हो, ये आपकी बुक है, ठीक है ना। अब अगर बुक है तो बुक, और यहां पे अगर जैसे पढ़ रहे हैं आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज दैट आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप यहां से इस बंदे को देखना चाहते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो किताब के ऊपर से ऐसे जब आप क्या करेंगे, झांकेंगे, जब यहां पे झांकेंगे तो आपको थोड़ा ऐसे ऊपर करके, जैसे ये बुक है, इसके ऊपर ऐसे देखेंगे तो लुक ओवर यहां हो जाएगा, यानी ऊपर से देखेंगे ना, तो आई लुक ओवर द बुक हो जाएगा, आई लुक ओवर द बुक हो जाएगा। किताब के ऊपर से देखेंगे तो लुक ओवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बेंच है, बेंच के ऊपर से आप छलांग लगा के यहां आ गए तो यहां भी ओवर यूज करेंगे। ठीक है ना, किसका यूज करेंगे, जैसे आई जम्प्ड ओवर द टेबल, आई जम्प्ड ओवर द टेबल का मतलब हुआ, या आई जम्प्ड ओवर द बेंच का मतलब हुआ कि बेंच के ऊपर से आप छलांग लगाए। ठीक है, जैसे देखा कि आई सा अ कैट जंपिंग ओवर द टेबल हो गया, ओवर द बेंच हो गया। ठीक है ना, या माई सन ऑलवेज जंप्स ओवर द टेबल ओवर द बेंच, तो यहां पे छलांग लगे ओवर, ऐसे पूरा छलांग लगा कि इस साइड में आ गए तो वहां पे ओवर यूज करेंगे। ठीक है ना, मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां भी ओवर का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि लिमिट है, बहुत कुछ यहां पर है, आप सीखेंगे तो तमाम चीजें आपको यहां पे समझ में आएगी। अगले प्रेपोजिशन की तरफ हम आपको ले चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे इनटू का यूज किया जाता है। आज मैं आपको बता दूं, इनटू एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो सिर्फ मोशन के साथ ही यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इनटू एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो सिर्फ मोशन के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे एक सवाल यहां आ गया इस तरह से कि शी जम्प्ड, उसने छलांग लगाया। अब डॉट डॉट यहां पे आ जाएगा, द वेल एंड एंडेड हर लाइफ। अब यहां पे जम्प्ड, अब यहां वेल हो गया, तो वेल क्या है, गहराई की बात जब भी करेंगे, जब भी गहराई की बात करेंगे तो वहां पे इनटू का यूज करेंगे, तो यहां पे हम इनटू यूज कर देंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, सी जम्प्ड इनटू द वेल हो गया। अब कुएं में छलांग लगाए, नदी में छलांग लगाए, गड्ढे में छलांग लगाए, तो वहां हर जगह इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। ठीक है ना, जो कम के साथ कम इनटू भी हो सकता है, उसी तरह से गो इनटू भी हो सकता है, कहीं भी इस डायरेक्शन में अगर गो इनटू हो सकता है या कम इनटू भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वहां पे इनटू यूज करेंगे। इनटू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो मोशन के साथ यूज किया जाता है। ठीक है ना, एक और आता है इस तरह से, जैसे मामले की छानबीन हो रही है तो भी एक मोशन हो रहा है ना। जैसे एक सवाल आ गया, मामले का इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, जैसे आई एम लुकिंग, अब यहां पे डॉट डॉट द मैटर, अब यहां आ गया मेटिकुलसली। अब मेटिकुलसली का मतलब होता है पूरी गहनता के साथ, जिसमें कोई गलतियां ना हो। मेटिकुलस वो लोग होते हैं जो किसी भी काम को बड़े सीरियसली और बहुत ही सीरियसली ऑब्जर्व करते हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू लीव एनी एरर ओवर देयर। ओके, तो ऐसे हालात में यहां क्या लिखेंगे, इनटू का यूज करेंगे। तो लुक इनटू का मतलब तलाश करना होता है। आई एम लुकिंग इनटू द मैटर का मतलब मैं मामले की छानबीन कर रहा हूं, उसकी तलाश कर रहा हूं, उसकी छानबीन कर रहा हूं बहुत गहनता के साथ, तो वहां भी तो मोशन हो रहा है, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। अच्छा ठीक है ना, एक बात मैं आज और आपको इंपॉर्टेंट यहां बता दे रहा हूं, याद रखिएगा बच्चों। इंटर के साथ भी आपके एग्जाम में देता है, तो इंटर के साथ हम इनटू लगाते भी हैं और इंटर के साथ इनटू नहीं भी लगाते। ये क्या सर आप बता रहे हैं, इंटर के साथ इनटू लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते, इसका क्या मतलब हो गया? तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब इंटर क्या है, एक वर्ब है, जब इंटर के साथ यहां कोई प्लेस आएगा, जब इंटर के साथ यहां कोई प्लेस आएगा, प्लेस का नाम आए या प्लेस आए, अब प्लेस में क्या रूम भी हो सकता है, प्लेस में क्या बस भी हो सकता है, प्लेस में क्या ऑफिस भी हो सकता है। तो जब इंटर के साथ कोई प्लेस डिनोटिंग वर्ड आएगा, जब इंटर के साथ कोई प्लेस डिनोटिंग वर्ड आएगा तो इनटू का मिस्टेक आपके एग्जाम्स में देता है, तो इनटू कतई मत लगाइएगा, सीधे बोलेंगे एंटर्ड द रूम, एंटर्ड द ऑफिस, एंटर्ड द बस, एंटर्ड द ट्रेन, एंटर्ड द टैक्सी, इस तरह से आप बोलिएगा। मतलब यहां पे नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, एंटर के साथ
प्लेस अगर यहां पे आ गया, प्लेस यानी प्लेस का नाम आया, जैसे रूम हो गया, बस हो गया, ऑफिस हो गया, टैक्सी हो गया, ट्रेन हो गया या एरोप्लेन हो गया, तो आप वहां पे एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन ना लगाइएगा। लेकिन कॉमनली जनरली जो मिस्टेक देता है वो इनटू का ही आपके एग्जाम्स में देता है, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए कि ये मिस्टेक वहां पे आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसके बाद आगे देखिए, अब अगर यहीं आ गया इस तरह से कि जैसे यहां लिखा है कि ही एंटर्ड डॉट डॉट करके माई मैटर, ठीक है ना, विदाउट गेटिंग माई परमिशन, बगैर मेरा आदेश लिए वह प्रवेश कर गया किसमें, मैटर में। तो इंटर्ड या इंटर्स कुछ भी लगा सकते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं, आप इंटर्स लगा दीजिए ना। इंटर्स यानी वो प्रवेश करता है, यानी वो हमेशा दखल अंदाजी करता है, तो ही इंटर्स। तो अब यहां पे इनटू का आप यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करेंगे, और इनटू ही यूज करेंगे, दूसरा प्रीपोजिशन ना लगा दीजिएगा, क्योंकि माई मैटर जो है ये कोई प्लेस नहीं है, माई मैटर एक इवेंट है। तो जब यहां कोई इवेंट रहेगा, अब वो मैटर भी हो सकता है, वो प्रोग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना, वो प्रोग्राम भी हो सकता है, वो इश्यू भी हो सकता है, वो मीटिंग भी हो सकता है। मीटिंग हॉल नहीं, मीटिंग हॉल नहीं, मीटिंग याद रखिएगा, मीटिंग हॉल नहीं, मीटिंग। अगर मीटिंग हॉल है तो इंटर के साथ इनटू मत लगाइएगा, लेकिन अगर मीटिंग है, इश्यू है, प्रोग्राम है, मैटर है, तो ऐसे हालात में इंटर के साथ एक प्रेपोजिशन मैंडेटरी है, वो क्या होगा, इनटू का यूज करेंगे। शादी के बाद हम नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं, तो वी एंटर इनटू द न्यू लाइफ आफ्टर द मैरिज, तो वहां भी इनटू का यूज करेंगे, याद रखिए, क्योंकि न्यू लाइफ भी इज अ काइंड ऑफ इवेंट, तो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इवेंट, तो वहां भी हम इनटू का यूज करेंगे। तो एंटर के साथ इनटू कब नहीं लगाएंगे, जब वहां प्लेस होगा, रूम हो, बस हो, टैक्सी हो, ट्रेन हो, तो इंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन ना लगाइएगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई इवेंट है, जैसे मैटर है, प्रोग्राम है, इश्यू है, ठीक है, या न्यू लाइफ है, तो ऐसे हालात में वहां इनटू का यूज करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि आफ्टर द मैरिज एवरी कपल एंटर इनटू अ न्यू लाइफ, या एंटर इनटू द न्यू लाइफ, तो वहां पे इनटू का हम यूज करेंगे। होप सो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा आज का सेशन प्रेपोजिशन का। अगले सेशन में अभी और भी हम आपको डिटेल देंगे, किस पे, प्रेपोजिशन पे, बहुत सारी डिटेल आपको यहां मिलेगी, ठीक है। बस आप इसी तरह मेरे चैनल को, मेरे इस चैनल पे आप कंटिन्यू रहिए, इस ऑनलाइन प्रोग्राम, इस ऑनलाइन चैनल पे आप कंटिन्यू रहिए। आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड, आपको फंक्शनल ग्रामर से रिलेटेड, चाहे वो क्वेश्चन टैग हो, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कैसे किसी भी स्टेटमेंट को कैसे इंटरोगेट करते हुए मैं आपको बता दूंगा। आपको कंजंक्शन में कंडीशनल क्लॉज बता दूंगा, आपको प्रीपोजिशनल क्लॉज बता दूंगा, ठीक है ना। उसी तरह से मैं आपको एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज भी बता दूंगा, पूरा बताऊंगा कितने कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सब आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर मैं आपको टेंस से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको बता दूंगा कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने होते हैं, टेंस के क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन जनरलाइजेशन में आता है, कौन स्पेशलाइजेशन में आता है, कौन सा एडवांस रूल है, इन पे पूरी मेरी कंप्लीट वीडियो आपकी रहेगी। बस आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ वसी सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं विथ नई एनर्जी के साथ, विथ नई क्लास के साथ, और विथ नए क्वेश्चंस के साथ, जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा प्रेपोजिशंस पे डिटेल। ओके, थैंक यू सो मच।